तस्वीर इमेजिन करो कि आप किसी टियर 1 मेट्रो सिटी पे हो या इंडिया के किसी दूर दराज गांव में। घर के पास वाले किसी छोटे किराने स्टोर पर आपको दूध या ब्रेड मिले ना मिले, लेकिन लेस और कुरकुरे हमेशा मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्या पेप्सिको ने हर दुकानदार के साथ कोई सीक्रेट डील रखी है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसने इंडिया के 30,000 करोड़ से बड़े स्नैक्स मार्केट पर पिछले 25 सालों से एक छत्र राज बनाया हुआ है? इस कहानी की शुरुआत ले से नहीं बल्कि पेप्सी से शुरू हुई थी। 1989 में जब पेप्सिको इंडिया आई तो उसका फोकस सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पर था, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गई कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक से लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं मिलेगी। 1919 के दौरान उन्होंने जब लेस को लॉन्च किया तो वेस्टर्न प्लेन सॉल्टेड चिप्स इंडियन कंज्यूमर को इम्प्रेस कर नहीं पाया। इंडिया को चाहिए था तीखा, चटपटा और मसालेदार टेस्ट। तब पेप्सिको ने लिया अपना पहला मास्टर स्ट्रोक, लोकलाइजेशन। उन्होंने लेस में मैजिक मसाला इंट्रोड्यूस किया और 1999 में लॉन्च किया कुरकुरे, एक ऐसे स्नैक्स जो खास इंडियन नमकीन कल्चर और ट्रेडिशनल स्पाइसेस को ध्यान में रख के बनाया गया था। लेकिन टेस्टी स्नैक्स बनाना सिर्फ 20% काम था, असली चैलेंज था डिस्ट्रीब्यूशन का। 90s के इंडिया में सप्लाई चेन टूटी हुई थी, कच्चे रास्ते, लिमिटेड वेयर हाउस और लाखों बिखरे हुए किराना स्टोर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना नामुमकिन लग रहा था। यहाँ पेप्सिको ने खेला अपना सबसे बड़ा गेम, पिगी बैकिंग। जहां जहां पेप्सिको की बोतलें जाती थी उन्हीं ट्रक में लेस और कुरकुरे के बॉक्सेस को लोड कर दिया गया। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधी हो गई, डिलीवरी फास्ट हो गई और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा मार्जिन मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने कैप्चर किया रिटेल रियल एस्टेट। पेप्सिको ने दुकानदार को फ्री में मेटालिक हैंगिंग रैक बांटे। शर्त सिर्फ एक थी, ये रैक दुकान के बिल्कुल बाहर आई लेवल पर लगेगा और इसमें सिर्फ पेप्सिको के स्नैक्स रहेंगे। इस सिंपल हैक ने इंपल्स बाइंग को रॉकेट की तरह बना दिया। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क के बाद भी एक सवाल रहता है, पेप्सिको आज भी 5 और 10 रुपए वाले पैकेज के साथ 70% रेवेन्यू कैसे बनाता है, जबकि इन्फ्लेशन आज भी काफी बढ़ चुकी है? इसका सीक्रेट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इकोनॉमिक ऑफ स्केल। पेप्सिको इंडिया में 24,000 से ज्यादा किसानों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। ये किसान उनका खास FC5 पोटैटो उगाते हैं, जिसमें मॉइस्चर कम होती है और चिप्स ज्यादा क्रिस्पी बनती है। रॉ मटेरियल को बल्क में खरीदने और मास ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इनका कॉस्ट पर ग्राम इतना कम आता है कि कोई भी छोटा ब्रांड इस प्राइस पॉइंट पर इनसे कम्पीट कर ही नहीं सकता। आज मार्केट में कई नए D2C ब्रांड आ गए हैं जो क्लेम करते हैं नो प्रिजर्वेटिव, बेक्ड, नो पाम ऑयल। तो क्या ये हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड पेप्सिको के एम्पायर को हिला पाया है? शॉर्ट आंसर है नहीं, और इसके 3 बड़े बिजनेस रीजंस हैं। ब्लिंकिट वर्सेस भारत। नए हेल्दी ब्रांड मेट्रो सिटी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जरूर बिकते हैं, लेकिन इंडिया के 85% FMCG मार्केट आज भी फिजिकल किराना स्टोर पर चलते हैं, जहां इन नए ब्रांड की रीच 0 है। दूसरा है सेल्फ लाइफ रिस्क। पाम ऑयल और प्रिजर्वेटिव स्नैक्स को 6 से 9 महीने तक की सेल्फ लाइफ देती है। छोटा दुकानदार वही माल रखता है जिसमें एक्सपायरी का रिस्क ना हो। हेल्दी स्नैक्स के जल्दी खराब होने का रिस्क दुकानदार नहीं लेता है। तीसरा है माइंडसेट साइकोलॉजी। शाम के 5 बजे के बाद बंदा हेल्थ नहीं, डोपामिन हिट और क्रेविंग ढूंढता है। तो पेप्सिको के इस 25 साल पुरानी जर्नी से सबसे बड़े बिजनेस लेसन क्या मिलते हैं? FMCG मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट होना सिर्फ 20% का गेम है, बाकी 80% गेम इस बात का है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है और आपका प्रोडक्ट कितनी आसानी से कंज्यूमर के हाथ में पहुंच रहा है। क्योंकि रिटेल बिजनेस का एक ही नियम है, जो सबसे पहले दिखता है वही सबसे पहले बिकता है। आपका फेवरेट स्नैक्स कौन सा है? लेज, मैजिक मसाला या कुरकुरे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इन डेप्थ बिजनेस केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।